अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से बेशतर लोग जानते हैं कि मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डालता हूँ और मैंने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस डाली हैं जिसके अंदर मैंने छोटी छोटी टर्म्स को समझाया है, तो वो भी आप व्यू कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कुछ दिन पहले जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ तलाश कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद इंटरनेट के ऊपर इसके रिसोर्सेज बहुत कम हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कोर्स बना दिया जाए, तो चलें आज नहीं तो कल लोगों के काम ही आ जाएगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि शायद डिजिटल स्पेस एक प्रॉपर्टी की तरह होता है, तो अगर आप चाहें तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ उल्टा सीधा भी डाल सकते हैं और कुछ काम का भी डाल सकते हैं। तो जिस तरह आप अपनी जनरेशन या आने वाले लोगों को देखना चाहते हैं उसी तरह की आप लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह आप अपने डिजिटल स्पेस के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। चूँकि मैं फ्यूचर के इंजीनियर्स को फुली अवेयर देखना चाहता हूँ, लिहाजा मैं अपने डिजिटल स्पेस को एक अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और उसी के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है और ये मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है। तो सबसे पहले हम अपने कोर्स का नाम देख लेते हैं। पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हम इसके अंदर बिल्कुल फाउंडेशन से चलेंगे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये सब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो मेरा नाम है इंजीनियर मिनहाल हैदर, ये आपको नाम दिख रहा है। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ कि मैंने बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग की है। मैंने 2015 के अंदर ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद मेरी पहली जॉब जो एज अ साइट इंजीनियर थी ज़ियाउद्दीन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये एक लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसके साथ मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था। उसके बाद फिर मैं ईमार पाकिस्तान चला गया। जो पाकिस्तान के अंदर है व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ईमार पाकिस्तान कितना बड़ा नाम है, और जो लोग पाकिस्तान से आउटसाइड देखने उन्हें पता है कि ईमार खुद इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड नेम है। बुर्ज खलीफा उन्हीं की प्रॉपर्टी है। ख़ास तौर पर जो लोग दुबई गए हैं उनको पता है कि ईमार कितना बड़ा नाम है। तीसरी जॉब जो अभी मैं करंटली कर रहा हूँ वो हाइड्रो चाइना इंटरनेशनल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ है। इसमें मैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट्स लीड काम कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लुक आफ्टर करता हूँ। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 9 ईयर्स का है और मैंने जो है वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले तो ये है कि हम इसके अंदर जो बेसिक्स है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो है हम मुख्तलिफ़ टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कौन से प्रोजेक्ट पे किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ होता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इसके अंदर जो है वो कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की जो है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, हम उसको भी थोड़ा लुक आफ्टर करेंगे। फिर उसके अलावा हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आए कि प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह रन किया जाता है और इसके अंदर अगर कुछ थोड़ी बहुत भी शॉर्ट कमिंग है तो इफेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर किस तरह आता है। तो व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है पार्टीज़ के दरमियान में। अब ये पार्टीज़ जो है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। वो अगर आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इसके अंदर ओनर होगी और हो सकता है वो किसी इंजीनियर को एम्प्लॉय करे कि वो आपके काम को टेक्निकली लुक आफ्टर करे। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एम्प्लॉयर की तरफ से अपॉइंटेड सुपरविजन इंजीनियर होता है उसको द इंजीनियर का नाम दिया जाता है और आम तौर पर वो एक सिंगल पर्सन होता है, यानी जो रेजिडेंट इंजीनियर होता है या प्रिंसिपल इंजीनियर होता है वही द इंजीनियर होता है और उसके पास पूरी अथॉरिटीज़ होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकता, उसके अलावा टेक्निकली वो उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत मौजूद होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तमाम पार्टीज़ के दरमियान म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से बना होता है। होता तो ये आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के दरमियान में है, लेकिन इंजीनियर भी इसमें कहीं ना कहीं बाउंड होता है और वो इसको लुक आफ्टर कर रहा होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो स्कोप्स डिफाइन होते हैं, रूल्स डिफाइन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होती हैं, पेमेंट टर्म्स डिफाइन होती हैं। रूल्स जैसे इंजीनियर के क्या रूल्स हैं, एम्प्लॉयर के क्या रोल है, कॉन्ट्रैक्टर का क्या रोल है, सही है। उसके अलावा जो है वो इन केस अगर कोई मसला आ जाए तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह जो है वो अंडरस्टैंड करना है, किस तरह इंटरप्रेट करना है, ये सब भी इसके अंदर डिफाइन होता है। और बुनियादी तौर पे जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये होता है कि स्टेक होल्डर्स के जो है वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो बड़ा बैलेंस्ड होना पड़ता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस नहीं है तो प्रोजेक्ट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अगर आप सारी लायबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डाल देंगे और वो लायबिलिटीज़ जो कि एम्प्लॉयर के ऊपर है वो उसकी नहीं लेता तो उस सूरत में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और प्रोजेक्ट उससे बहुत बुरी तरह सफ़र करता है, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे
कि किस तरह जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो की डिलीवरेबल्स क्या होते हैं, कि जो है वो कौन कौन किस किस टूल्स के ज़रिए से आप जो है वो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स भी गिवन होते हैं। दूसरे अलावा जो है वो आपको इन केस अगर कोई डिले हो रहा है तो आपने कौन सी क्लॉज को जो है वो फ़ौरन से पकड़ लेना है, या आपको लगता है कि एम्प्लॉयर अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करा तो आपने किस क्लॉज को रेफ़र करना है। तो ये सब टूल्स हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं, तो आप वो टूल्स इस्तेमाल करके जो है वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या अपने टाइम एंड कॉस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, भले वो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है बेसिकली वो एक्टिविटी जिसका कोई टाइम ड्यूरेशन डिफाइंड होता है। मसलन उसका एक स्टार्ट डेट है और उसकी एक फिनिशिंग डेट है, और उस दौरान उसके ऊपर टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगता है, क्वालिटी भी लगती है। सही है, तो ये प्रोजेक्ट कहलाता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट नहीं होगी उस वक्त तक किसी भी पार्टी को नहीं पता होगा कि उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, और अगर वो ऑन टाइम अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेगा तो प्रोजेक्ट सही तरह एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऑन पेपर तमाम स्कोप डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कॉस्ट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। आपकी जो है वो ओवरऑल कॉस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, आपको जो BOQ होता है यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज़, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पूरा एक बुकलेट होता है या वॉल्यूम्स के नंबर वो होते हैं। मैंने जहाँ काम किया है वहाँ आमतौर पर 4 वॉल्यूम्स होते थे, जिसके अंदर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता था, स्पेसिफिकेशंस होती थी, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ होती थी, सही है, ड्राइंग्स होती थी। ये सब कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। सही है, तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। आपका जो शेड्यूल होता है जिसके अंदर आप कॉस्ट को लोड करते हैं और उससे जो है वो मेजर करते हैं कि एक्चुअल और प्लान्ड वैल्यू क्या है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। टाइम को मेजर किया जाता है। उसके अलावा क्वालिटी जो है वो मेंटेन की जाती है। आप जो क्वालिटी मैनेजमेंट का एक शेड्यूल जमा करवाते हैं जिसके ज़रिए से आप पूरे प्रोजेक्ट की क्वालिटी मेंटेनेंस के बारे में जो है वो डिस्प्ले करते हैं कि हम अपनी क्वालिटी को किस तरह मैनेज करेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, और उस पर भी तमाम पार्टीज़ एग्रीमेंट होती हैं। उसके अलावा जो है वो डिस्प्यूट वगैरह से बचने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है वो इन केस अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए जो कि रिजॉल्व ना हो रहा हो, तो उस सूरत में आपने वे आउट कैसे निकालना है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे मेथड्स गिवन होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे रिस्क आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, और फिर जो है वो किस तरह से उन रिस्क को मिटिगेट किया जाएगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के ज़रिए से मुमकिन होता है। फिर परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है कि आपने क्या क्या ऑब्लिगेशंस को किस तरह फुलफ़िल करना है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बोनस का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर अर्ली कंप्लीशन हो गई तो कॉन्ट्रैक्टर को बोनस दिया जाएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टर उसको जो है वो टाइमली फुलफ़िल नहीं करता तो उसके ऊपर लिक्विडिटी डैमेज लग जाती हैं। सही है, इसी तरह जो है वो कंसल्टेंट की परफॉर्मेंसेज होती हैं कि उसने जो है वो अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट आएगा तो उसने कितने दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट को पास आउट करना है, ताकि इससे क्या रहता है कि आपके जो है वो काम को एफिशिएंटली करने में मदद मिलती है। उसके अलावा कितने तरह के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर जो है वो आप तमाम बेसिकली उसके अंदर प्रेसिडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्राइंग्स को जो है वो सुपीरियॉरिटी हासिल होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो ड्राइंग को लेते हैं, पूरा मेजर करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, और उसके हिसाब से एक सिंगल प्राइस अपने बिल ऑफ क्वांटिटीज़ में मेंशन करते हैं। वो सिंगल प्राइस फुल एंड फाइनल होती है। अगर प्रोजेक्ट के दौरान कोई ऐसी चीज़ आ गई कि आपने कहा अच्छा मैंने ड्राइंग से ये गलत कैलकुलेट कर लिया था, असल में ऐसे नहीं ऐसे थी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने जो एक कॉस्ट दे दी बस उसी के ऊपर ही आपने स्टिक रहना है, अल्टे अनलेस जो वेरिएशंस होंगी वो होंगी अनफोर्सिन कंडीशन। मिसाल के तौर पर डॉलर वेरिएशन बढ़ गई, सही है, अचानक से फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई कि काम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो उस सूरत में आपको वेरिएशन मिलेगी। लेकिन ड्राइंग से रिलेटेड या डिज़ाइन से रिलेटेड आपको कुछ पे आउट नहीं होगा। आप जो एक कैलकुलेशन करेंगे एज़ पर ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, और अगर उस ड्राइंग के अंदर बाद में कोई रिवीजन आ जाता है तो फिर आपको एम्प्लॉयर पे कर देगा। लेकिन अगर आप इटसेल्फ को रिवीजन लेके आते हैं तो वो पेएबल नहीं होगी। तो लम्प सम एक सिंगल समझ लें कि प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर आप एक दफ़ा जो प्राइस दे देते हैं वही फुल एंड फाइनल होती है। उसके अलावा होता है यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर जो है वो आप किसी हर आइटम का एक यूनिट प्राइस देते हैं। मिसाल के तौर पर आप कंक्रीट करने जा रहे हैं तो पर क्यूबिक मीटर की कॉस्ट डालेंगे इसके अंदर। ये रीमेजरेबल होता है, यानी काम करने के बाद क्वांटिटी से बैठ जाता है, आपके काम को पूरा मेजर करता है और उसके बाद जो है वो आपको बिलिंग की जाती है।
जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट की जाती है, कि आपको एक कुछ माइलस्टोन बता दिया जाता है, कि मिसाल के तौर पर आपको बता दिया कि फ़लाँ स्लैब जो है वो 18 दिन बाद आपने अचीव करनी है। अगर आप 18 दिन बाद वो स्लैब कास्ट कर लेते हैं तो ये माइलस्टोन आपको अचीव हुए, तो फिर आपके हिसाब से बिलिंग कर लेते हैं। फिर कॉस्ट प्लस फी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर बताता है कि मेरी इतनी कॉस्ट आई है और ये मेरा प्रॉफिट और ओवरहेड मार्जिनस हैं। तो वो एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्ट मिलकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि ओवरहेड और मार्जिनस क्या है। उसके अंदर कॉस्ट वो होती है जो कि एक्चुअल कॉस्ट आई है। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का तरीका होता है और ये डिपेंड करता है किस नेचर का प्रोजेक्ट है, तो उस पर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट भी किए जाते हैं। उसके बाद टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर जो है वो एक्चुअल टाइम और एक्चुअल मटेरियल को कैलकुलेट किया जाता है कि भाई आपका जो है वो आप क्लाइंट को बाकायदा जो है वो एविडेंसेस जमा करवाते हैं कि मैं इतना मटेरियल लाया, उतना एग्जीक्यूट हुआ है। उसके अलावा जो है वो इतना टाइम मेरी लेबर का, मेरे सुपरवाइजर्स का लगा है, और उसके बाद फिर जो है वो आपको पे आउट मिलता है। और ये आमतौर पर छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, ये बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होता। फिर होता है डिज़ाइन बिल्ड प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर जो है वो डिज़ाइन भी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है, और डिज़ाइन करने के बाद फिर वो ही अपने डिज़ाइन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करता है, और क्लाइंट को जो है वो आखिर में बस चाबियाँ जो है वो हैंड ओवर कर देता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर डिज़ाइन जो है वो आमतौर पर क्लाइंट के स्कोप के अंदर होती है, लेकिन डिज़ाइन बिल्ड के अंदर ये ऑब्लिगेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर होती है। ईपीसी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके अंदर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन होता है, वो डिज़ाइन बिल्ड ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हम कंपैरिजन कर लें कॉन्ट्रैक्ट्स टाइप का, तो आप देख लें कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉस्ट सर्टेनिटी होती है वो हाई होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट होता है। दूसरा, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर लो होती है। मैंने आपसे कहा था कि ड्राइंग को जो है वो प्रेसिडेंस होता है वो टॉप पे होती है, तो ड्राइंग को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। उसके अलावा जो ओनर को रिस्क होता है वो लो होता है, क्योंकि एक फ़िक्स लमसम जो है वो प्राइस आ चुकी है, लिहाजा ओनर को इस बात का डर नहीं होता कि जो है वो कोई एकदम से वेरिएशन आ जाएगी, या अचानक से जो है वो कोई जो है वो चेंजेस आ जाएंगी, तो उससे आप कोई उसका बजट आउट हो जाएगा, तो उसका रिस्क लो होता है। और दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क के अंदर हाई होता है, क्योंकि उसको बहरहाल ड्राइंग के हिसाब से अपनी बिड भरनी होती है। अगर उससे कोई मिस्टेक हो गई तो वो फिर बाद में उसको मदावा नहीं कर सकता। जो यूनिट प्राइस होता है उसके अंदर कॉस्ट सर्टेनिटी जो है वो मीडियम होती है। क्यों? इसके रीज़न ये होता है क्योंकि इसके अंदर रीमेजरेबल होता है। हो सकता है ड्राइंग के अंदर जो चीज़ बनाई गई थी, लेकिन ऑन साइट एग्जीक्यूशन के वक्त वो चीज़ तब्दील हो गई, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट होती है वो ऑन साइट मेजरमेंट पे होती है, लिहाजा कॉस्ट अनसर्टेनिटी बहुत लो होती है, मीडियम होती है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी भी मीडियम होती है। आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट में जो डिज़ाइन लायबिलिटी होती है वो क्लाइंट की अपनी होती है। जो रिस्क होता है ओनर को वो भी मीडियम होता है। हो सकता है जो है वो मेजरमेंट एज़ पर ड्राइंग हो सकता ना हो। ऐसे में जब अगर एक्सीड कर गई क्वांटिटीज़, तो उस सूरत में ज़ाहिर है ओनर को भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। जो कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क होता है वो भी मीडियम होता है। वो भी ज़ाहिर है उसके लिए भी हो सकता है ऑन साइट बिल्कुल जो है वो बिल्कुल जैसे ड्राइंग के अंदर है वैसे ही कंस्ट्रक्शन होता है। डिज़ाइन ऐसा भी हो सकता है कि जो ड्राइंग के ऊपर ड्राइंग्स दी गई थी उसके ऊपर जो मेजरमेंट गिवन थी और जो साइट को मेजरमेंट हुआ उसमें एक ऐसा डिफरेंस आ जाए कि ड्राइंग की क्वांटिटी ज़्यादा थी और आपके एग्जीक्यूशन की क्वांटिटी कम हो गई, तो ऐसे में भी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क बढ़ जाता है। लिहाजा उसने तो दिमाग में ये रखा होता है कि शायद मेरी इसमें अमाउंट ज़्यादा बनेगी, या उसने ये सोच के जो है वो कोट किया होता है कि इसमें अमाउंट ज़्यादा होगी, लेकिन वो अमाउंट कम भी हो सकती है, और ऐसा मैंने बहुत जगह होते भी देखा है। वो हम आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा कॉस्ट प्लस के अंदर जो है वो कॉस्ट सर्टेनिटी बिल्कुल ही लो होती है, चूँकि ज़ाहिर है आप कॉस्ट पूरी पे कर ही रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो सिर्फ आपने ओवरहेड और मार्जिनस जो हैं वो ओवरहेड और प्रॉफिट वो पे करना है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर हाई होती है, क्योंकि जो है वो डिज़ाइन जो है वो या तो क्लाइंट अगर अपने ज़िम्मे लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करता है, और कॉन्ट्रैक्टर अपने ज़िम्मे लेता है तो उसकी कॉस्टिंग भी उसके हिसाब से ही होती है। जो ओनर का रिस्क होता है वो भी हाई होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर डिज़ाइन कॉन्ट्रैक्टर के हवाले था और कॉन्ट्रैक्टर जो है वही इसके ऊपर कॉस्ट मेजरमेंट कर रहा है, तो वो कॉस्ट ओनर की बजट से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ओनर के लिए भी ये रिस्क ज़्यादा है। जो रिस्क टू कॉन्ट्रैक्टर है वो लो है, क्योंकि बहरहाल ओनर जो है वो कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन या कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन पे करेगा ही, भले वो ज़्यादा हो या कम हो, तो एंड ऑफ द डे वो ओनर ने पे करना ही है। तो लिहाजा जो कॉन्ट्रैक्टर का रिस्क है वो लो है, और उसे ओवरहेड ऑफ प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। जो की पार्टीज़ होती हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो एम्प्लॉयर होती हैं या क्लाइंट होता है, जो कि प्रोजेक्ट जो है जो फाइनेंस करता है बाकायदा, या समझ लें कि जो है वो अगर किसी गवर्नमेंट एंटिटी का प्रोजेक्ट है तो हो सकता है उसका प्री फेस में कोई दूसरा क्लाइंट मौजूद हो जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो है वो ये प्रोजेक्ट रन कर रहा हो। तो सबसे पहला जो की स्टेक होल्डर होता है वो क्लाइंट या एम्प्लॉयर होता है, और इसकी बाकायदा कॉन्ट्रैक्चुअल डेफिनेशन भी है कि कॉन्ट्रैक्चुअली भी
जो भी जो है वो फाइनेंसर होगा या उस प्रोजेक्ट का ओनर होगा वो एम्प्लॉयर ही कहलाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ज़ाहिर उसने एग्जीक्यूट करना होता है, सबसे ज़्यादा लायबिलिटी भी उसके ऊपर होती हैं। उसके अलावा कंसल्टेंट इंजीनियर या आर्किटेक्ट होता है, ये नॉमिनेशंस होती हैं। एम्प्लॉयर जो है वो नॉमिनेट करता है किसी को कि वो टेक्निकली जो है वो प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर करे, इसके लिए वो किसी कंसल्टेंट को हायर करता है। उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो द इंजीनियर का नाम देती है, जिसके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं, जो हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। सारा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक सर्टेन लिमिट का काम कर सकता है। बास काम बहुत स्पेशलाइजेशन के होते हैं, जैसे लिफ्ट हो गया, जनरेटर्स हो गए, एचवैक हो गया, एमईपी हो गया, तो उसके लिए सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक स्टेक होल्डर सब कॉन्ट्रैक्टर भी होता है। सप्लायर्स होते हैं। वो सप्लायर जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है वो कुछ जो है वो लिफ्ट लगा रहे हैं, तो आपको कोई लिफ्ट जो है वो कोई बड़ा सप्लायर दे रहा होगा, उसकी इंस्टॉलेशन टीम अलग हो सकती है जो कि आप सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो सप्लायर होगा वो भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है, क्योंकि उसकी सप्लाई के ऊपर भी आपका पूरा वर्किंग शेड्यूल काम कर रहा होता है। फिर गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ आपको गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन लेना बहुत ज़रूरी है, या कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ आपने गवर्नमेंट के ज़रिए से कोई मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर हासिल किया हुआ है, तो वहाँ आपको उनकी रेगुलेशन से भी जो है वो रोज़ाना डील करना पड़ता है, उनको पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो भी एक स्टेक होल्डर होते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है कि जिसके अंदर एक इनिशिएशन होती है, यानी कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाता है, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट चार्टर, जो लोग पीएमआई पढ़ते हैं उन्हें पता है कि एक प्रोजेक्ट चार्टर बनता है, जिसके अंदर जो है वो तमाम स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किया जाता है। फिर उसका जो है वो प्लानिंग एंड डिज़ाइन फेज़ होता है, जिसके अंदर आप प्लान करते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को रन किस तरह किया जाएगा, सही है, और इसके अंदर जो है वो डिज़ाइनिंग किसके स्कोप के अंदर है। फिर जो है वो प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग है, आप जो है वो ये चेक करते हैं कि मटेरियल और दीगर चीज़ें कहाँ से लाई जाएंगी और इसकी सोर्सिंग किस तरह से की जाएगी, उनका कॉन्ट्रैक्ट किस तरह रन किए जाएंगे, वो जो है वो ठेके पे दिया जाएगा काम, या जो है वो हम दिहाड़ी पे काम करवाएंगे, या जो है वो हम जो है वो पार्शियल सब कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे और पार्शियल हम खुद से काम करवा लेंगे, सही है, तो वो चेक किया जाता है। फिर उसकी एग्जीक्यूशन का फेज़ आप किस तरह रन करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ साइकिल में मौजूद होता है। उसके अलावा मॉनिटर किस तरह करेंगे, कंट्रोल किस तरह करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में ना आमतौर पर ये आपको लगेगा शायद ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का जो लाइफ साइकिल होता है वो बिल्कुल यही होता है। इस पूरे जो आप स्टेप्स देख रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन सब को जो है वो डिफ़ाइन करता है। आप अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े तो आपको समझ में आता है कि वो इनिशियल फेज़ को भी देखता है, वो प्लानिंग एंड डिज़ाइन फेज़ को भी देखता है, वो प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट फेज़ को भी देखता है, वो कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फेज़ को भी देखता है, वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज़ को भी देखता है, उसके अलावा वो क्लोजर एंड हैंडओवर को भी देखता है। ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पार्ट होता है, और ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने एक दफ़ा इसको समझ लिया ना, तो आपके लिए कोई भी प्रोजेक्ट चलाना मुश्किल नहीं रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो एक हर स्टेज के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या रोल होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो प्रोक्योरमेंट के अंदर जो है वो स्कोप और कॉस्ट को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफ़ाइन करता है कि भाई जो है वो फ़ला काम कितना स्कोप है हमारा। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि भाई आप ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, बाकी एमएपी का काम हम कहीं और से करवाएंगे, सही है। तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट आपको बताएगा। आप उसमें देखेंगे जी मेरा स्कोप ऑफ वर्क है सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर, मेरा काम ये इलेक्ट्रिकल काम नहीं है, सही है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बोला गया कि मैं डक्ट्स छोड़ दूँ, इसके अंदर जो है वो स्लीव्स छोड़ दूँ, लेकिन मैं जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक का काम नहीं करूँगा। तो वो डिफाइन स्कोप को डिफ़ाइन करता है, फिर उसी हिसाब से कॉस्ट होती है इसके अंदर। उसके अलावा जो है वो जो एग्जीक्यूशन फेज़ होता है उसके अंदर आपको प्रोसीजर्स और कम्युनिकेशन के टूल्स बताए जाते हैं कि आपने जो है वो अगर मिसाल के तौर पर कोई कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई इशू आ गया तो आप क्लाइंट से किस तरह जो है वो डिस्कशन करेंगे, उनको किस वे से जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। ज़्यादातर ईमेल्स के ज़रिए से की जाती है, लेटर्स किस तरह लिखेंगे, किन को नोटिस जाएगा, ये सब डिफ़ाइन किया जाता है। उसके अलावा मॉनिटरिंग के जो है वो उसके लिए परफॉर्मेंस के एक शेड्यूल होता है कि जो है वो कितने दिन में आपने क्या चीज़ देनी है, बिलिंग आपने कितने दिन बाद करनी है, एम्प्लॉयर आपको कितने दिन बाद पेमेंट करेगा, अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट नहीं की तो आप कितने दिनों के बाद उसको सस्पेंशन का लेटर दे सकते हैं। ये सब परफॉर्मेंस से रिलेटेड ट्रैक मौजूद होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। उसके अलावा फाइनल क्लोजर्स होता है जिसके अंदर जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो आप जो है वो एक फ़ाइनल बिल बनाते हैं, और फाइनल बिल होने के बाद फिर आप जो है वो जब उसका अप्रूवल होता है तो फिर आप डीमोबिलाइज हो जाते हैं। उसका भी पूरा प्रोसीजर गिवन होता है, आपने किस तरह से पंच लिस्ट आइटम बनानी है, उनको किस तरह से किल करना है, उसके अप्रूवल किस तरह, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का पार्ट होता है। रियल वर्ल्ड केसेस हम देख लेते हैं। एक मोटरवे M2 रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट था जिसके जो है वो क्लाइंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी थी। ये कॉन्ट्रैक्ट EPC था, यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप के अंदर थी। और इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो वेरिएशंस और डिलेज आया। इसकी रीज़न ये थी
कि कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप ऑफ द वर्क सही तरह डिफाइंड ही नहीं था। और हुआ ये कि फिर उस सूरत में फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। और फिर क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने बेज़ाहिर मुख्तलिफ वेरिएशन स्टार्ट करना शुरू कर दिए, उसने क्लेम्स देना शुरू कर दिए। अब जब क्लाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेफ़र कर रहा है तो उसके अंदर डिफिनेशन ही सही तरह नहीं है। नतीजे में क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट पर डिले होना शुरू हो गया, वेरिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रोजेक्ट जो बजट था वो उससे आउट हो गया। सही है, तो उससे एक इंपॉर्टेंट लेसन ये लर्न किया गया कि हमेशा जो है वो स्कोप ऑफ वर्क को हमेशा क्लियर रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ वर्क की जो कहानी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर जो कंसल्टेंट था उसको फ़ीस कम दी जा रही थी, लिहाजा उसने प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी ऐसे ही बना दिया था। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो उसने स्कोप ऑफ वर्क था ना वो सीधे डिफाइन ही नहीं किया। अब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर समझा कि हाँ बस कॉन्ट्रैक्ट जैसा जनरली होता है वैसे ही होगा, प्रोजेक्ट अवॉर्ड हो गया। उसके बाद जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब मैंने उस प्रोजेक्ट का पार्ट था, तो मैंने उसको जब पढ़ा और मैंने एम्प्लॉयर को बताया कि भाई आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तो हैरान रहने लगा कि भाई हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम तो समझते हैं सारा कुछ कॉन्ट्रैक्टर करेगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता किसी कॉन्ट्रैक्ट में भाई, हर एम्प्लॉयर ने कुछ ना कुछ करना होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अल्लाह वास्ते आप प्रोजेक्ट चला रहे हो, पैसे दे रहे हो, मतलब उसमें कुछ जिम्मेदारी भी निभाओगे। तो उनको उसको बहुत वक्त पता ही नहीं था और उसके अंदर चूंकि क्लियरली मेंशन भी नहीं था, लिहाजा वो प्रोजेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गया। और फिर इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इतना कॉन्फ्लिक्ट, प्रोजेक्ट बंद हो गया बाद में। सही है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्कोप ऑफ वर्क क्लियरली डिफाइन हो। दूसरा जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आप किसके पास जाएंगे। आमतौर पर इसकी स्टेजेस होती हैं कि पहले आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे, एक्सपर्ट के बाद अगर मामला रिजॉल्व ना हो तो फिर आप डिस्प्यूट एजुकेशन बोर्ड के पास जाएंगे, वो अगर आपका मामला रिजॉल्व ना हो तो फिर आप आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे, और वहाँ भी रिजॉल्व ना हो फिर लिटिगेशन की तरफ चले जाएंगे, फिर वहाँ जो फाइनल फैसला होगा वो आप मानेंगे। तो ये सब क्लॉजेज मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन नहीं होता और ये बहुत बड़ा आगे बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है। तो भाई देखो आज हमने क्या लर्न किया। समरी ये है कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की बैकबोन होती है, बिल्कुल होती है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। देखो मैं एक मशहूर जुमला मेरा है और इसको मेरा ट्रेडमार्क कर देना मैंने। एक बात याद रखना कि जो अगर आपका प्रोजेक्ट बाय वर्ड्स यानी लफ्ज़ों में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सही से डिफ़ाइन नहीं है तो वो फिज़िकली भी कभी सही तरह डिफ़ाइन नहीं होगा। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एम्बिग्यूटीज़ है ना तो वो आपके फिजिकल एग्जीक्यूशन में भी नज़र आ जाएंगी। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर सही है तो प्रोजेक्ट सही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट में मसला है, आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन आप भले कितनी ही अच्छी टीम ले आओ वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगी और फिर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होकर डिलेज आएंगे, पेमेंट में मसले शुरू हो जाएंगे और आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। दूसरा जो है वो आपको मैंने बताया कि इसमें किस तरह के टाइप होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, किस तरह के लम सम होता है, कॉस्ट प्लस फी होता है, उसके अलावा यूनिट रेट होता है, डिज़ाइन बिल्ट होता है, ये आपको मैंने बताया। उसके अलावा बताया कि भाई रूल्स क्या होते हैं, हर जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेक होल्डर होता है वो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हमने NHA की देखी, उसके अलावा मैंने आपको एक और एग्जांपल बताई जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से गिवन थी। तो भाई ये था आज का सेशन, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो वो आप ज़रूर इस कमेंट सेशन में बताएं, आपकी क्या लर्निंग थी वो भी बताएं। नेक्स्ट वीक हम जो है वो लीगल प्रिंसिपल देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, कि जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह उसको डिफ़ाइन किया जाता है, किस तरह उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट सेशन भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। उसके अलावा एक रिकमेंडेशन है कि फिडिक की जो रेड बुक है वो आप ज़रूर पढ़ें। इसके अंदर जो लोकल कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं उनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, चैट GPT से गो थ्रू कर लें, उससे थोड़ा सा सवाल पढ़ लें, वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी नहीं तो आप लिंक्डइन पे चले जाएं, मेरा बाकायदा एक सीरीज़ चल रही होती है जिसके अंदर मैं बता रहा होता हूँ कि भाई मैंने आज EPC में क्या लर्न किया, तो वो भी अगर आप सीरीज़ वाइज पढ़ लेंगे तो आपको बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि आप मैं जो है ना बाकायदा एग्जाम्पल समेत क्लॉज समझा रहा होता हूँ उसके अंदर। उसके अलावा जो है वो एक असाइनमेंट है, आप जो है वो किसी भी रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जो है वो एक ढूंढ लें और उसमें जो है वो किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट यूज़ हो रहे हैं उसको आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप सबकी पार्टिसिपेशन रहेगी तो यकीनन हम इसको आगे मर्दर जो है वो इम्प्रूव भी करेंगे और आपको मज़ीद समझाने की कोशिश भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और अब तक के लिए खुदा हाफिज़।